दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गारगोर हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो में मैंने अभिप्रेरणा के जो 16 सिद्धांत होते हैं, समस्त सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक समझाया है, लेकिन भाषा बहुत ही सरल रहेगी, आपको पूरा याद होता जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। दोस्तों जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, यह सिद्धांत सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। इन्होंने माना था कि व्यक्ति में जो अभिप्रेरणा आती है, इसके दो प्रमुख कारक होते हैं। एक कारक उन्होंने माना था मूल प्रवृत्ति और दूसरा कारक माना था अचेतन मन। तो फ्राइड ने कितने कारक माने थे दोस्तों? दो कारक माने थे। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, इन्हें नोट भी करते चलिए। तो जो पहला कारक है मूल प्रवृत्ति, इन मूल प्रवृत्तियों की संख्या भी फ्राइड महोदय ने दो मानी है। एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। दोस्तों मूल प्रवृत्तियों से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आता है कि मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, तो दोस्तों उत्तर होगा 14, क्योंकि मैकडूगल महोदय के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो 14 होती हैं। यदि प्रश्न आता है कि फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, तो दोस्तों फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होंगी 2। व्यक्ति जब जीवन में कुछ सकारात्मक कार्य करता है तो वो जीवन मूल प्रवृत्ति से प्रेरित रहता है, और जब व्यक्ति कुछ विध्वंसात्मक कार्य करता है तो वह मृत्यु मूल प्रवृत्ति से अप्रेरित होता है। यानी कि व्यक्ति दो प्रकार के कार्य करता है, या तो कोई अच्छा कार्य करता है या कोई बुरा कार्य करता है। तो दोस्तों जब भी व्यक्ति जीवन मूल प्रवृत्ति से अप्रेरित होता है तो वो अच्छा कार्य करता है, और जब व्यक्ति मृत्यु मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के कार्य करता है तब वो विध्वंसात्मक कार्य करता है, अर्थात नकारात्मक कार्य करता है, बुरे कार्य करता है। इसी तरह से दूसरा जो कारक है अचेतन मन, तो व्यक्ति के अचेतन मन में कुछ दमित इच्छाएं होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार लेना चाहता है लेकिन वो कार नहीं ले पाता है, तो उसके अंदर एक इच्छा, दमित इच्छा रह जाती है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब पता चलता है कि यदि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करें और यदि शिक्षक बन जाएं तो हम कार आसानी से ले सकते हैं, तो वो व्यक्ति कार करने के लिए प्रेरित होने लगता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर की दमित इच्छाएं भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों ये हुआ है आपका मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। अगला सिद्धांत जानते हैं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल महोदय हैं। दोस्तों इनका नाम आप याद रखेंगे, संवेगों और मूल प्रवृत्तियों से इनका नाम जुड़ा हुआ है, विलियम मैकडूगल महोदय। इनके अनुसार व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और यही मूल प्रवृत्ति ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इनका कहना है व्यक्ति के अंदर 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर जैसी मूल प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही कार्य करता है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही इन्होंने बताया है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के लिए एक संवेग होता है। जैसी मूल प्रवृत्ति आती है व्यक्ति के अंदर वैसा ही संवेग जागृत होता है। तो दोस्तों जब मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है तो संवेगों की भी संख्या इन्होंने 14 मानी है। इनमें प्रमुख संवेग हैं जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार भावना, कृतिभाव और आमोद। दोस्तों इनको हम विस्तार पूर्वक किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कुल 14 प्रकार की मूल भावनाएं होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और 14 प्रकार के संवेग होता है। जब व्यक्ति के अंदर जैसी मूल प्रवृत्ति आती है व्यक्ति वैसा संवेग करता है, और व्यक्ति के अंदर जैसा संवेग आता है वैसा व्यक्ति कार्य करता है। अर्थात इनका कहना है, मैकडूगल महोदय का कहना है कि व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है वो अपनी मूल प्रवृत्तियों के कारण ही करता है।
नंबर तीसरा देखें आवश्यकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत से दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैस्लो महोदय का सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी मनोविज्ञान शुरू से अंत तक पढ़ाई जाएगी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1854 में हुआ था दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था, तो सन 1854 में। किसने किया था दोस्तों? इस अब्राहम मैस्लो महोदय ने किया था। अब्राहम मैस्लो महोदय को मानवतावादी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इसी पुस्तक में इनके आवश्यकता के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। दोस्तों इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रेरित रहता है। इनका कहना है सीधी सीधी बात कि जब हमारे सामने कोई आवश्यकता आती है तभी हम कोई कार्य करते हैं। मैस्लो महोदय का मानना है कि आवश्यकता वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सीधी सीधी बात है, यदि हमारे सामने कोई आवश्यकता होगी तभी हम वो कार्य करेंगे, क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहता है। इसको आप विस्तार पूर्वक समझें। क्या है, हमको भूख लगेगी तो निश्चित रूप से है कि हम खाना खाने की कोशिश करेंगे। हमको प्यास लगेगी तो हम पानी के पास जाएंगे। तो इनके अनुसार आवश्यकता 5 प्रकार की होती है। पहली इन्होंने मानी है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के अंदर इन्होंने रोटी कपड़ा मकान आदि को रखा है। जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उसको 10 दिन से खाना ना मिला हो और वो उसके पास कपड़े भी ना हो और उसके पास घर भी ना हो, और यदि हम उसके पास घर दें, कपड़े दें और खाना दें, तो वो क्या लेना पसंद करेगा दोस्तों? वो भोजन पसंद करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि वो 15 दिन से भूखा है। तो जो पहली आवश्यकता होती है वो होती है शारीरिक आवश्यकता। दूसरी होती है दोस्तों सुरक्षा की आवश्यकता। शरीर के बाद व्यक्ति शरीर की सुरक्षा करना चाहता है। तीसरी होती है स्नेह संबंध की आवश्यकता, और चौथी होती है सम्मान पाने की आवश्यकता। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, सुरक्षा की भी पूर्ति हो जाती है, मतलब उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, उसको घर मिल जाता है, स्नेह संबंधता, उसको सगे संबंधी मिल जाते हैं, तो अब वो व्यक्ति क्या चाहता है? अब वह व्यक्ति सम्मान प्राप्त करना चाहता है कि अब हमको सम्मान मिले, समाज में हमारा कुछ स्थान हो। और इसके बाद जो अंतिम स्टेज आती है वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दोस्तों यहाँ तक बहुत ही कम 1% महापुरुष लोग ही पहुंच पाते हैं। आत्मसिद्धि की अवस्था में व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए नंबर 4 सिद्धांत समझते हैं, उपलब्धि का सिद्धांत। यह सिद्धांत डेविड सी मैकिलन ने सन 1961 में दिया था। दोस्तों इससे यही आ सकता है कि यह सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये मैकिलन महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1961 में दिया था। और इन्होंने कहा है कि उपलब्धियों की प्राप्ति होती व्यक्ति अभी प्रेरित होता है। इनका मानना है कि व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की गई सामान्य या विशिष्ट उपलब्धियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, और अंततः विशिष्ट उपलब्धियों को ही प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति। देखें दोस्तों इनका कहना सिर्फ ये है कि हम जब कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो जाते हैं, तो हम दोबारा उसी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम 12 की कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो जाते हैं तो अब हम बीएससी में भी क्या करना चाहते हैं? हम उससे ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। यदि उसमें हमारे 90% मार्क्स थे तो हम बीएससी में 92% मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। तो यही इनका कहना है कि व्यक्ति उपलब्धियों से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। अगला देखें, इन्होंने उपलब्धि प्रेरणा के 2 प्रेरक बताए हैं। एक सफलता प्राप्त करने का प्रेरक और दूसरा असफलता से बचने का प्रेरक। तो दोस्तों
इन्होंने दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेरक से ही कुछ कार्य करता है, लेकिन किस लिए कार्य करता है? या तो सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, और या कोई व्यक्ति असफलता से बचने के लिए कार्य करता है कि हमें या तो कोई पास होने के लिए कार्य करता है, पढ़ाई करता है, या कोई फेल ना होने के लिए पढ़ाई करता है। दोस्तों, पांचवा देखें, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, थॉर्नडाइक महोदय का है। तो इन्होंने बताया है कि उद्दीपक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इनका कहना यह है कि व्यक्ति एक उद्दीपक को देखकर कार्य करता है। व्यक्ति तब तक अनुक्रिया करता है जब तक उद्दीपक प्राप्त नहीं कर लेता। दोस्तों, यहाँ आप लोग सुधार कार्य कर लीजिए, अनुक्रिया लग गया है तो यहाँ पर अनुक्रिया कर लीजिएगा। तो तब तक यह अनुक्रिया करता है जब तक वह उद्दीपक प्राप्त नहीं कर लेता। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उद्दीपक के माध्यम से प्रेरित होता है। दोस्तों, थॉर्नडाइक जी का कहना है कि व्यक्ति कोई कार्य तभी करता है जब उसे कोई उद्दीपक प्रेरित करता है, और उद्दीपक को देखकर ही वो कार्य करता है। उस कार्य को हम अनुक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, व्यक्ति अनुक्रिया तभी करते हैं जब वो किसी ना किसी उद्दीपक से प्रेरित होते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके सामने उद्दीपक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके शिक्षक बनना। तो आप जब तक शिक्षक नहीं बन जाएंगे तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। अगला देखें, छठवां, प्रोत्साहन का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बाल्फ एवं फाकमैन महोदय ने किया था। इन्होंने इस सिद्धांत के दो प्रकार बताए हैं। इन्होंने बताया है सेम कार्य हेतु प्रेरित होना अर्थात सकारात्मक अभिप्रेरणा, और किसी अन्य द्वारा कार्य करने हेतु प्रेरित होना अर्थात नकारात्मक अभिप्रेरणा। दोस्तों, इनका कहना था कि हम दो प्रकार की अभिप्रेरणाओं से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। या तो हमारे अंदर से ही कोई जुनून आता है, या हमें कोई व्यक्ति अभिप्रेरित करता है कि आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको वीडियो पूरी देखना ही चाहिए, आप शिक्षक क्यों नहीं बन सकते? आप बिल्कुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं दो बातों के कारण, इन्हीं दो प्रोत्साहनों के कारण व्यक्ति में क्या होता है? अभिप्रेरणा जागृत होती है। सातवां देखें, क्षेत्रीय सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कोर्टलेवन महोदय ने दिया था। इनका सिद्धांत स्थान विज्ञान के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्थान विज्ञान के आधार पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो दोस्तों, ये कोर्टलेवन का क्षेत्रीय सिद्धांत काम करता है। लेवन के अनुसार स्थान या वातावरण के अनुसार व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है। यदि वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर सकता। दोस्तों, इसको इस तरह से समझें, जैसे कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेशों में रहता है तो उसे ठंडे प्रदेशों में रहने के अनुकूल बनना होगा, उसे वहां के वातावरण के अनुसार कार्य भी करने होंगे। तो दोस्तों, यदि वो वैसा कार्य नहीं करेगा तो वो वहां पर तालमेल स्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए इनका कहना है कि व्यक्ति जो होता है वो समाज से समायोजन करता है, और समाज से समायोजन करने के लिए उसे कुछ कार्य करने होते हैं। अर्थात इन्होंने माना है कि अधिगम के विकास में अभिप्रेरणा को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है, एक बात तो, और दूसरी चीज अपने क्षेत्र या वातावरण को ज्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ये महत्वपूर्ण माना है कि जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे कार्य आपको करने होंगे। दोस्तों, अगला देखें, नंबर 8वां, प्रणोद का सिद्धांत। तो प्रणोद का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क लियोनार्ड हल हैं। इन्हें सीएल हल कहा जाता है दोस्तों, शॉर्ट में। तो इन्होंने यह सिद्धांत सन 1943 में दिया था। तो दोस्तों, याद रखेंगे, प्रणोद का सिद्धांत कब दिया था? सन 1943 में। किसने दिया था? सीएल हल महोदय ने दिया था। तो उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चालक होते हैं, और चालक व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करेगा ही। और जब तक वो भोजन नहीं जुटा लेगा, जब तक उसकी भूख नहीं मिट जाएगी, तब तक वो भोजन प्राप्ति की कोशिश करता रहेगा।
तो इसे ही हम प्रणोद कहते हैं, प्रणोद अथवा चालक कहते हैं, और व्यक्ति चालक से ही प्रेरित होकर के कार्य करता है। अगला देखें स्वास्थ्य का सिद्धांत। तो दोस्तों स्वास्थ्य के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो हाइजेनबर्ग महोदय थे। स्वास्थ्य के सिद्धांत से अक्सर यही पूछा जाता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो दोस्तों हाइजेनबर्ग महोदय थे। दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे आगे से, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इनके अनुसार बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बालक रुचि के साथ कार्य करता है, परंतु वह अस्वस्थ हो तो वह कार्य करने में रुचि नहीं लेगा। दोस्तों ये आप भी जानते होंगे, यदि हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा काम करने में मन लगता है, यदि हम अस्वस्थ होते हैं तो हम वो कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते। यही कहना हाइजेनबर्ग महोदय का था, वो इसी को हम स्वास्थ्य का सिद्धांत कहते हैं। स्वास्थ्य का सिद्धांत बहुत ही सरल है, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होंगे, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हमारा कार्य करने में मन नहीं लगेगा। दोस्तों 10वां देखें शारीरिक गति परिवर्तन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, विलियम जेम्स सेल्डर और रदरफोर्ड महोदय ने दिया था। इन्होंने कहा है कि समय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बालक के शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका कहना यह है कि समय परिस्थिति और जब व्यक्ति के सामने कुछ आवश्यकताएं आती है, वैसे दोस्तों व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार तो कार्य करता ही है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, एकाएक यदि शेर आ जाए हम उसको देखकर तुरंत भाग जाएंगे। तो दोस्तों पहली बात समय, दूसरी बात परिस्थिति और तीसरी बात आवश्यकता, इन तीनों के आधार पर ही व्यक्ति कार्य करता है और इन तीनों के आधार पर ही व्यक्ति में कुछ परिवर्तन होता है। और साथ ही बालक में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसे शारीरिक परिवर्तन होने के कारण उसे कुछ आवश्यकताएं आती हैं, उसका एक निश्चित समय होता है, कुछ परिस्थितियां होती हैं, इन सभी से प्रेरित होकर के व्यक्ति कुछ कार्य करता है। तो इनका कहना यही है कि बालक को कार्य करने के लिए यही जो विभिन्न शारीरिक परिवर्तन हैं यही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ही शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो समय परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति में ये परिवर्तन होते हैं और यही परिवर्तन बालक को प्रेरित करते हैं। 11वां देखें सक्रियता सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक सॉलिसबरी और मेलगेव हैं। दोस्तों इससे इतना ही आएगा कि सक्रियता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इस सिद्धांत को समझ लेते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि आपके व्यवहार में दक्षता है तो वह कार्य करने में आपको सक्रियता रहेगी। दोस्तों इसको इस तरह से समझिएगा, यदि आपसे कोई कार्य करते बनता है तो आप उस कार्य को आसानी से करेंगे, और यदि आपसे कोई कार्य करते नहीं बनता है तो आप उस कार्य को बीच में ही छोड़ देंगे। 12वां देखें संतुलन स्थिर सिद्धांत। तो जो संतुलन स्थिर सिद्धांत है इसको समझिएगा दोस्तों। इस सिद्धांत के प्रतिपादक चैपलन, कोकर, एप्पल हैं। दोस्तों संतुलन स्थिर सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं, नाम ध्यान रखेंगे, अजीब सा नाम है, चैपलिन, कोकर, एप्पल। यदि किसी कार्य को करने के लिए संतुलन का भाव है तो यह सिद्धांत संतुलन स्थिर का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमें खिन्नता नहीं रहती है, आसानी से वो कार्य पूरा होता जाता है, तो ये संतुलन स्थिर सिद्धांत कहलाता है। नंबर 13 देखें प्रत्याशा सिद्धांत। तो यह सिद्धांत 1964 में विक्टर ब्रूम ने दिया था। दोस्तों कई बार ये सिद्धांत पूछा गया है प्रत्याशा सिद्धांत, तो आप लोग प्रत्याशा सिद्धांत को याद रखिएगा कि किसने दिया था, विक्टर ब्रूम महोदय ने दिया था। ये नाम बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। कब दिया था, सन 1964 में। इनका कहना है कि एक व्यक्ति एक निश्चित तरीके से कार्य करता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वह चयनित परिणाम की अपेक्षा विशिष्ट व्यवहार के लिए भी प्रेरित होता है। दोस्तों व्यक्ति परिणाम तो प्राप्त करना चाहता ही है, लेकिन साथ ही वह एक निश्चित व्यवहार से भी प्रेरित होता है कि हमें किस तरह से प्राप्त करना है। नंबर 14 देखें विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक सोलोमन व कॉर्बेट जी हैं। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए दो विरोधी भावनाएं प्रेरित होती हैं, क्योंकि एक तो व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है
और दूसरा कोई व्यक्ति है वो दुख से बचना चाहता है। तो व्यक्ति एक विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत है सोलेमन और कॉर्बेट जी का। इसको आप लोग इस तरह से समझिए कि या तो व्यक्ति कार्य करता है सुख प्राप्त करने के लिए, या कोई कार्य करता है कि हमारे सामने कोई दुख न आ जाए, कोई परेशानी न आ जाए, इसलिए हम पहले से उस परेशानी से निपटने के लिए कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। जैसे कोई अपना घर बनाता है तो वो इसलिए बनाता है क्योंकि यदि हम घर बना लेंगे तो हमको बरसात में प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है तो घर बनाकर उसमें सुख सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। दोस्तों 15वां है प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत फाकमैन महोदय ने दिया था, इसे मैं पहले भी समझा चुका हूं। इसके अनुसार व्यक्ति प्रोत्साहन से अप्रेरित होकर कार्य करता है। तो दोस्तों ये डबल हो गया है। अगला देखें आनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिन बालकों के माता पिता जिस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं उनके बालक भी वही कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों ये आनुवांशिक पैटर्न पर आधारित है। इनका सीधा सीधा फंडा यही है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बालक होते हैं, अर्थात जैसा कार्य माता पिता करते हैं उसी कार्य के प्रति बालक भी आकर्षित होते हैं और वैसा ही कार्य बालक करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।